हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह कला एवं संस्कृति का है, जिस पे हमने 4 टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर लिए। ये हमारा 5th टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं। हमारा 5th टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता शुद्धोधन जो थे वह शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महादेवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और उनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था तथा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी व्यक्ति। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया और उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट है। अब आता है बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल, जिसमें लुम्बिनी उनका जन्म स्थान, बोधगया ज्ञान प्राप्ति स्थल, सारनाथ प्रथम उपदेश और कुशीनगर मृत्यु स्थल है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में बौद्ध धर्म के 4 आर्य सिद्धांत हैं। 4 आर्य सिद्धांत में आता है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और जो इन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, उसमें अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग था। इन्हें मानव के दुखों के उन्मूलन के लिए महात्मा बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। इसमें 8 जो अष्टांगिक मार्ग है उनमें आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और यह 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और इसके बजाय वे ईश्वर से स्वतंत्र नैतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते थे। बौद्ध धर्म का संप्रदाय 2 संप्रदायों में बंटा था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान का उप संप्रदाय थेरवाद था और महायान का उप संप्रदाय वज्रयान था। हीनयान का अर्थ होता है निम्न वाहन और महायान का अर्थ होता है महान वाहन। हीनयान एक रूढ़िवादी संप्रदाय था और महायान एक उदार संप्रदाय था। हीनयान मूर्ति पूजक नहीं थे और महायान मूर्ति पूजक थे। हीनयानियों ने पाली भाषा का प्रयोग किया तथा महायानियों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया और महायान बुद्ध और बोधिसत्व के ईश्वरत्व में विश्वास करता था, जिसमें बोधिसत्व से संबंधित यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थेरवाद जो हीनयान का उप संप्रदाय है वह क्लेश और का अंत और निर्माण की प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य है तथा यह विभाजनवाद में विश्वास करता है और इसमें भी पाली भाषा का प्रयोग किया गया है जैसा कि हीनयान में किया गया है। वज्रयान शाखा में यह महायान का उप संप्रदाय है जो बौद्ध दर्शनों के साथ ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों को संयोजित करता है तथा इसका मुख्य आराध्य तारा देवी है और शास्त्रीय तिब्बतीय भाषा का प्रयोग किया गया है। बौद्ध समितियाँ एवं बौद्ध सभाएं, जिसमें प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के समय में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे के द्वारा की गई थी। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में विनय पिटक, सूत पिटक को संकलित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर हुई थी, जिसके अध्यक्ष सपकामी तथा यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां मठी अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ था और बौद्ध धर्म महासांगिक और स्थिरवाद में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संहिता 255 ईसा पूर्व में हुई थी, जो अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क थे और इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि अभिधम्म पिटक को संहिताबद्ध किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संहिता ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवल कश्मीर में हुई थी तथा इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी।
बौद्ध धर्म में फिर से हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। मतलब इसकी 4 उपलब्धि कौन थी? पहली, जब बौद्ध संहिता हुई तब विनय पिटक और सूत पिटक को संकलित किया गया। दूसरी में महासांगिक और स्थिरवाद में विभाजित हो गया। और पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संहिता हुई वहाँ अभिधम्म पिटक को संहिताबद्ध किया गया। और जो चौथी बौद्ध संहिता कश्मीर में हुई उस टाइम पे हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो हीनयान महायान संप्रदाय को तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अब आते हैं मुख्य बौद्ध साहित्य, जिसमें जो पहली बौद्ध संहिता के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक को संकलित किया गया और तृतीय बौद्ध संहिता के दौरान अभिधम्म पिटक को संहिताबद्ध किया गया। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह होता है। विनय पिटक में अनुशासन संबंधी नियम होते हैं और अभिधम्म पिटक में सिद्धांतों की व्याख्या एवं विश्लेषण किया जाता है। यह सूत पिटक यह बुद्ध के इस धार्मिक विचारों या उपदेशों के संग्रह वाला गद्य एवं पद्य का मिश्रण है और वह पिटक संभवतः त्रिपिटकों से सर्वाधिक बड़ा एवं श्रेष्ठ है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी जीवन के नियम संग्रहित किए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या की गई है तथा इसमें 7 कृतियाँ शामिल हैं। ये मुख्यतः बौद्ध धर्म के दर्शन एवं सिद्धांत से संबंधित हैं। अब आता है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म की उत्पत्ति लगभग ऋग्वेद के काल में हुई थी। इसमें क्रमिक रूप से 24 महान तीर्थकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थकर तो ऋषभदेव हुई हैं और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें वर्धमान महावीर हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था तथा इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं में हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना है। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में विभाजित था। अब आता है वर्धमान महावीर जी के बारे में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिया तथा 42 वर्ष की आयु में केवल या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा इन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि नगरों में जैन धर्म के उपदेशों का प्रसार किया तथा इनके इस 72 वर्ष की आयु में वर्तमान राजगीर में इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के सिद्धांत में जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? 5 महाव्रत में आता है सहिंसा, असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति अर्जित नहीं करना, हिंसा नहीं करना और ब्रह्मचार्य का पालन करना। इसमें से जो 4 महाव्रत थे वो है इनके पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। और जो पांचवा जोड़ा गया ब्रह्मचार्य का पालन करना, यह महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। कर्म के सिद्धांत को माना जाता है तथा आत्मा के देहांतरण को मान्यता दी गई है। जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास किया जाता है, लेकिन उसका स्थान जिनसे ऊपर है। यह विश्वास किया जाता है कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तु में आत्मा का वास होता है। जैन धर्म की प्रमुख परिषदें, जिसे वर्ष 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसमें स्थूलभद्र के समय में हुई थी। और यह इसकी उपलब्धियों में यह भगवान महावीर के उपदेशों को 12 अंगों में संकलित किया गया था। द्वितीय बुद्ध संहिता 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात नामक स्थान पर हुई थी, जिसके अध्यक्ष देवधिगनी थे और इनकी उपलब्धियों में भगवान महावीर के उपदेशों को 11 अंगों में व्यवस्थित रीति से संकलित किया गया था, क्योंकि यह उस समय तक 12वां अंग लुप्त हो गया था। अब पढ़ते हैं बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य में पुरातात्विक अवशेष। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य में पुरातात्विक अवशेषों की खोज की है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? वन अभ्यारण्य यह इसे पहली बार 1938 में एक पुरातात्विक स्थल की खोज की गई थी। यह मध्य प्रदेश के बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित है।
प्राप्त नगरों के नाम से पता चला है कि मध्य व्यापारिक संबंध रहे होंगे और अन्य नगरों के लोगों ने कुछ दान दिया गया होगा। इसमें मुख्य खोजें और अवशेषों के प्रकार, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ जैन धर्म से, कुछ अभिलेख और अन्य खोजें भी हुई हैं। जिसमें आता है बौद्ध धर्म। इसमें 26 बौद्ध गुफाएं और स्तूप प्राप्त हुए हैं और एक बर्तानुष्ट स्तूप और बौद्ध स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन्हें लघु स्तूपों की नक्काशी की गई है। यह लगभग 2री से 3री शताब्दी के आसपास के हैं। हिंदू धर्म के कलचुरी काल 9 से 11वीं शताब्दी के 26 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा 2 शैव मठ भी खोजे गए हैं। कलचुरी राजवंश गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शासन किया करता था तथा इसमें सबसे प्राचीन एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं स्मारकों में इनका संबंध रहा है। वर्तमान में 46 मूर्तियों में से 12 मूर्ति संभवतः दुनिया में सबसे बड़ी हैं। ये मूर्तियाँ दुनिया 2री से 15वीं शताब्दी के बीच की हैं। टोटल कितनी मूर्तियाँ मिली हैं? 46 और 26 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। बौद्ध धर्म में 26 बौद्ध गुफाएं एवं स्तूप मिले हैं। अभिलेख में जो 2री से 5वीं शताब्दी के मिले हैं वह ब्राह्मी लिपि में है और इसमें 24 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें मथुरा, कौशाम्बी, पार्वता, बेज, भरदा और सप नैरायका जैसे नगरों का उल्लेख किया गया था। इनके अलावा भीमसेन, महाराजा पोथाश्री और भट्टदेव जैसे राजाओं का भी उल्लेख है तथा यह नागरी और संख्य लिपि में भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब आता है अन्य खोजों में मुगल काल और जौनपुर सल्तनत के सरकी वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो गुफाओं में 4 से 25 शताब्दी ईस्वी में गुप्तकालीन दरवाजे की चौखट और नक्काशी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा 2री से 15वीं शताब्दी के बीच जल निकायों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। चलिए अब पढ़ते हैं स्तूप का आरंभिक विकास। स्तूप का आरंभिक विकास कब हुआ, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में देखते हैं। बुद्धकारा का महान स्तूप 3री शताब्दी ईस्वी से 2री शताब्दी ईस्वी तक का है और इसी के बारे में देखते हैं। पहला आता है मौर्य काल में। मौर्य काल में स्तूपों का विकास सर्वप्रथम सिक्के मौर्य सील्ड या प्लास्टिक के एवं प्लास्टर से बनाया जाता था। दूसरा, हिंदू वंश के समय में प्राप्त सिक्के मेनांडर प्रथम शिष्ट एवं प्लास्टर उभार कर नक्काशीदार एवं मूर्तियों से सुसज्जित पैनलों से युक्त आले से बनाया गया। तीसरा, हिंद यवन के समय में प्राप्त सिक्के मेनांडर प्रथम शीस्ट और प्लास्टर से बनाए गए हैं। चौथे में परिवर्ती हिंद यवन हिंद सीथियन प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध से प्राप्त एजस द्वितीय सॉप स्टोन एवं प्लास्टर है। पाँचवें में 2री शताब्दी ईस्वी में प्राप्त सिक्के कुषाण और सॉप स्टोन एवं प्लास्टर के बनाए गए हैं। स्तूप के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर इसका चैत्र होता था, फिर हर्मिका आता था, फिर अंड आता था, फिर मेहदी आता था और फिर नीचे में तोरण द्वार होते थे। बौद्ध गुफाओं और स्तूपों के बारे में भारत में सबसे पहली शैल कथित गुफाओं का श्रेय मौर्य काल मुख्य रूप से अशोक को दिया जाता है। इस अवधि में गुफाओं का अवशेष आमतौर पर जैन धर्म और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विहार यानी रहने वाले क्वार्टर में के लिए किया जाता था तथा कार्ली और भाजा शैल कथित गुफाएं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, बाघ गुफाएं इनमें आती हैं। स्तूप एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। यह एक टीले में जैसी समाधि संरचना होती है जिसमें बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के अवशेष रखे गए हैं। उदाहरण के लिए बुद्ध के अवशेषों की पर सांची स्तूप निर्मित है। स्तूप की स्थापत्य कला से संबंधित विशेषताओं में इसमें गुंबद के आकार जैसा एक अर्धगोलाकार टीला होता है जिसे अंड कहा जाता है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद इसमें एक वर्गाकार रेलिंग या हर्मिका बनी होती है तथा केंद्रीय स्तंभ 3 छतरी जैसी संरचना को आधार प्रदान करता है। यह संरचना बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का प्रतिनिधित्व करती है तथा 4 दीवारों से घिरा हुआ चारों ओर से अलंकृत प्रवेश द्वार या तोरण द्वार बने होते हैं और अनुष्ठानिक परिक्रमा के लिए अंड के चारों ओर एक गोलाकार चबूतरा या मैड़ी बना होता है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में आता है लुम्बिनी। लुम्बिनी भारत और नेपाल की संबंधों की मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी की यात्रा की। दोनों देश लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और कुशीनगर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं।
अब आता है यह यूनेस्को का लुम्बिनी का महत्व। लुम्बिनी यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के बौद्ध विहारों और स्तूपों के पुरातात्विक अवशेष से प्राप्त हुई है। इनकी संरचना में एक शाक्य तालाब बनाया गया है। माया देवी मंदिर के भीतर क्रॉस वाल सिस्टम से बनी ईंटों का निर्माण किया गया है तथा बलुआ पत्थर से बना अशोक स्तंभ जिस पर ब्राह्मी लिपि में पाली भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख है। अब आता है प्राचीन बौद्ध स्थल अंततः 20 वर्षों के बाद सुर्खियों में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कर्नाटक के कंगनहल्ली में के निकट एक प्राचीन बौद्ध स्थल संरक्षण की योजना बनाई है। सन्निधि भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। यह स्थल एक बौद्ध महास्तूप और सम्राट अशोक के पाषाण चित्र के खोज के लिए प्रसिद्ध है। इस महास्तूप को अधोलोक महाचैत्य के रूप में संबोधित किया गया है तथा इस स्तूप का निर्माण 3 चरणों में किया गया है, जिसमें अब सम्राट अशोक की एकमात्र अब तक सही अवस्था में इनकी छवि प्राप्त हुई है एक पाषाण चित्र में, जिसको ब्राह्मी लिपि में राय अशोक उत्कीर्ण किया गया है। कनेरी की गुफाएं जिनका शब्दार्थिक अर्थ कृष्णगिरी से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला पहाड़। कनेरी की गुफाओं सातवाहन, त्रिकुटक, वाकाटक और शिलाहार राजवंशों के संरक्षण में इनका विकास हुआ तथा कनेरी का सबसे आरंभिक संदर्भ फाहियान ने बताया है तथा पर्यटन मंत्रालय ने कनेरी गुफाओं में जन सुविधाओं का उद्घाटन किया तथा कनेरी की गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने 2री और 9वीं शताब्दी के ईस्वी के बीच किया था। ये गुफाएं शैल कथित स्मारकों का समूह है और ये मुंबई के बोरीवली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के वनों में भीतर स्थित है। अब आता है शीतलवासन। हाल ही में एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शीतलवासन में संरक्षण के उपाय किए हैं। शीतलवासन तमिलनाडु में स्थित एक जैन विरासत स्थल है। यह एक पहाड़ी पर आवास स्थल है। इसमें शामिल है महावीर की प्रतिमा, ध्यान कक्ष और पांड्य शासनकाल से संबंधित चित्रों के साथ अरिवार कोबिल तथा 2री शताब्दी का शिला गुफा मंदिर है। अरहत ऐसे जैन भिक्षु होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ली हो। यहाँ पर 17 पॉलिश किए हुए संस्तर शैल, इन्हें सामूहिक रूप से एच्छादीपट्टम के रूप में जाना जाता है तथा मृत्यु के बाद जैन मुनियों को दफनाने के लिए उपयोग किए गए बर्तन जिन्हें मुथुमकल थाजी कहा जाता है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब आता है बौद्ध धर्म का नियंगमा संप्रदाय। नियंगमा संप्रदाय ने हिमाचल प्रदेश की स्फीति में एक तिब्बती मूल के लड़के को स्वर्गीय तकलुंग सेतुंग सिनपोचे का पुनर्जन्म माना है। रिनपोचे तिब्बती तांत्रिक पंथ के अपने विज्ञान के लोकप्रिय थे। नियंगमा संप्रदाय के बारे में। नियंगमा संप्रदाय तिब्बती बौद्ध धर्म की सभी 4 प्रमुख परंपराओं में प्रसारित करने के लिए इस संप्रदाय का सबसे लंबा इतिहास है। नियंगमा का अर्थ होता है पुरानी व्यवस्था, अर्थात यह 3 मुख्य तिब्बती बौद्ध संप्रदाय शाक्य, कांग्यू, गेलगू का सम्मिलित रूप से शब्दार्थिक अर्थ नई व्यवस्था से है। नियंगमा परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण गुरु पद्म संभव है। अब देखते हैं पर्युषण पर्व के बारे में। पर्युषण पर्व यह महत्वपूर्ण जैन त्यौहार है। इसका आयोजन वर्षा ऋतु के बीच में होता है। जब जैन भिक्षुड़ी यात्रा करना बंद कर देते हैं तो इस दौरान ये एक समुदाय के साथ रहकर उन्हें निर्देशित तथा मार्गदर्शित करते हैं। पर्युषण का अर्थ स्थायी या एक साथ आना होता है। अपरिग्रह यह जैन धर्म का सिद्धांत है। इसमें किसी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है। यह इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने तथा अपनी संपत्ति से अलगाव पर केंद्रित होता है। पतंजलि के अष्टांगिक योग में सूचीबद्ध यम और नैतिक व्यवहार संहिता में से एक है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा टॉपिक इसमें विविध में क्या क्या टॉपिक मेन रहे हैं इनको पढ़ते हैं। इसमें आता है भारत में नौसेना की परंपराएं। हाल ही में सुर्खियों में क्यों? हाल ही में INS विक्रांत की कमीशनिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। अन्य संबंधित तथ्य नौसेना ध्वज के बारे में। नौसेना ध्वज एक ऐसा ध्वज है जो नौसेना के जहाज़ों एवं अन्य संरचनाओं पर अपनी राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। भारतीय नौसेना के पुराने ध्वज में सेंट जॉर्ज क्रॉस प्रतीक था, जिसमें ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगा होता था। हालांकि पहली बार नहीं है कि नौसेना के ध्वज प्रतीक को बदला जा रहा है। इससे पहले 1950, 2001, 2004 और 2014 में भी बदला जा चुका है।
नौसेना की नई ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर बनी है और ध्वज के ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगा बना हुआ है तथा दाईं ओर नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले अष्टकोण में एक लंगर के ऊपर सुनहरे रंग का अशोक चिन्ह बना हुआ है। यह लंगर दृढ़ता का प्रतीक दर्शाता है। अष्टकोणीय आकार 8 दिशाओं का संकेत है, जो भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक पहुंच और बहुकार्यात्मक परिचालन क्षमता का प्रतीक है। सुनहरे रंग से रंगे हुए दोहरे अष्टकोणीय बॉर्डर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु से प्रेरित है। भारतीय नौसेना का क्रमिक विकास सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं। सबसे पहले माना जाता है कि विश्व के पहले ज्वारीय बंदरगाह का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोथल में लगभग 2300 ईस्वी पूर्व में किया गया था। वर्तमान में यह गुजरात के तट पर मंगरोल बंदरगाह के निकट स्थित है। मौर्य वंश के समय में व्यापक समुद्री व्यापारिक गतिविधियों के कारण इंडोनेशिया और आसपास के अन्य द्वीपों में भारतीयों के जाने का मार्ग खुला था। मेगास्थनीज ने एक विशेष समिति की उपस्थिति का वर्णन किया और यह समिति नौसैनिक युद्धों के अलग अलग पहलुओं को संभालती है। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष या जहाज़ों के अध्यक्ष नामक अधिकारी के अधीन जलमार्ग विभाग का वर्णन मिलता है। सातवाहन राजवंश के समय में यह सातवाहनों ने बंगाल की खाड़ी में सटे भारत के पूर्वी तट नियंत्रण स्थापित किया था तथा रोमन साम्राज्य के साथ इनके गहरे व्यापारिक संबंध थे। गुप्त वंश में फाहियान और दिहुनसांग ने चीन यात्रियों ने गुप्त काल के दौरान विस्तृत विदेशी व्यापार का विवरण दिया। दक्षिणी राजवंश में आते हैं चोल चेल पांड्यों ने सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, थाईलैंड तथा चीन के स्थानीय शासकों के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध स्थापित किए। वे अपना नौचालन अरब सागर से मिलने वाली विभिन्न नदियों के माध्यम से करते थे तथा यूनान और रोम के साथ चेर साम्राज्य के व्यापारिक संबंध थे तथा पांड्य शासकों का भारत की दक्षिणी तटरेखा पर जाने के लिए मोती के उत्पादन पर भी नियंत्रण था। इसमें ये जैसे जो सबसे पहले आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से व्यापार होता था और इस दौरान मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध थे। मौर्य राजवंश के समय में समुद्री व्यापारिक गतिविधियां हुई जो इंडोनेशिया और उसके आसपास अन्य द्वीपों के लिए यहाँ से मार्ग खुले हुए थे। सातवाहन के समय में दक्षिण पूर्वी एशिया के अलग अलग हिस्सों में इनका संपर्क था और गुप्त वंश के समय में यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के साथ इनका बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार होता था और दक्षिणी राजवंशों में सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, थाईलैंड और चीन के साथ स्थानीय शासकों के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। अब आता है मुगल, मराठा और मैसूर तथा यूरोपीय लोगों का आगमन। यह कब हुआ था? मुगल साम्राज्य काफ़ी हद तक भूमि आधारित साम्राज्य था। वे समुद्री संसाधनों पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। इनका परिणाम यह हुआ कि हिंद महासागर के व्यापार पर अरब लोगों का एकाधिकार हो गया था तथा यह भारत की प्रसिद्ध समुद्र भूमि के बारे में सुनकर यूरोपीय विशेषकर पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारतीय तटों पर पहुंचकर अपने व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया तथा अधिकांश भारतीय राज्यों ने उनके आगमन का विरोध किया और उनका सबसे कड़ा प्रतिरोध टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर तथा छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के द्वारा किया गया। मराठों की नौसैनिक कौशल क्यों विशेष थे? छत्रपति शिवाजी महाराज अपने युग के शासकों के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने एक मजबूत नौसेना के महत्व को पहचाना था, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में एक आधुनिक नौसेना बल की नींव रखी थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य के समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए कोंकण तट पर एक मजबूत नौसैनिक बल की स्थापना की थी तथा मराठों ने 40 से अधिक वर्षों तक पुर्तगालियों और अंग्रेजों दोनों पर नियंत्रण रखा था। तभी इनकी नौसेना विशेष थी। शिवाजी ने पश्चिमी कोंकण पर सिद्धि नौसेना बेड़े के हमले से भी बचाया था। मराठों के इतिहास की प्रमुख घटनाओं में 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उत्तरी कन्नड़ में एक समुद्री नौसैनिक अभियान चलाया। 1679 में मराठों ने बम्बई के दक्षिण में खांडेरी द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1690 में कान्होजी आंगे ने नई युद्ध तकनीक प्रस्तुत की और 1756 में विजयदुर्ग में तुलाजी आंग्रे के खिलाफ पेशवा और अंग्रेजों के संयुक्त कार्यबल के कारण मराठा नौसैनिक वर्चस्व समाप्त हो गया था। अब आता है भारत के राजकीय प्रतीक के बारे में। राजकीय प्रतीक में राष्ट्रीय ध्वज राजकीय चिन्ह जो भारतीय गणराज्य की मोहर के रूप में उपयोग किया जाता है, जो सारनाथ में स्थित अशोक का सिंह स्तंभ है।
और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के मूल रूप से बंगाली भाषा में रचित जनगण मन है, जिसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में इसके हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित वंदे मातरम है, जिसमें बंकिम चंद्र की रचना आनंद मठ का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अब आता है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है। राष्ट्रीय पशु भारतीय बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय वृक्ष भारतीय बरगद है। भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किए हैं। अन्य संबंधित तथ्य में पहले तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में देखते हैं। भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन, फहराने के संदर्भ में कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों का एक समूह है, जिसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। यह निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी संस्थानों के राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को शासित करता है। राष्ट्रीय ध्वज का आकार 3:2 के अनुपात में होता है, जिसमें वो लंबाई और ऊंचाई के अनुपात को दर्शाता है, तथा घर पर राष्ट्रीय ध्वज सार्वजनिक एवं निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की सीमा, गरिमा और सम्मान के अनुसार सभी दिनों एवं अवसरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। अब इसमें हालिया में क्या इससे संबंधित तथ्य रहे हैं? नए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को अब खुले में और या किसी नागरिक के घर पर दिन रात फहराया जा सकता है। इसके पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी, जिसमें क्या सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि यह दिन और रात दोनों टाइम फहराया जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता को 2 दिसंबर 2021 में भी संशोधित किया गया था। इसमें हाथ से काते गए एवं हाथ से बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क, पॉलिस्टर या खादी के कपड़े से बने ध्वज के उपयोग की अनुमति दी गई थी। नया संशोधन का उद्देश्य सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को गति प्रदान करता है तथा हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा का फहराने का हेतु प्रोत्साहित किया गया था। डाक विभाग को घर घर तिरंगा अभियान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करके देश भर में अपनी पहुंच और कार्यबल का उपयोग करने का कार्य सौंपा गया था, और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सेल्फी भी अपनी अपलोड की थी। भारत का राजकीय प्रतीक सुर्खियों में प्रधानमंत्री ने राजकीय प्रतीक का अनावरण किया। इसे नवनिर्मित संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया। राजकीय प्रतीक के बारे में इतिहास क्या है? मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में शीर्ष स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे उस स्थान को चिन्हित करने के लिए निर्मित करवाया गया था जहां बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपना उपदेश दिया था। इस उपदेश में उन्होंने 4 महान सत्यों की व्याख्या की थी। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। राजकीय प्रतीक सारनाथ के शीर्ष स्तंभ का चित्रात्मक रूपांकन है। यह मूल रूप से सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर स्थित है और इसके नीचे लिखा गया वाक्य राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसके प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के 5 छात्रों ने इसका प्रतीक को बनाया था, जिनमें जगदीश मित्तल, कृपाल सिंह शेखावत, गौरी भांजा और दीनानाथ भार्गव भी शामिल थे। संविधान सभा ने सारनाथ के स्तंभ को ही राजकीय प्रतीक के रूप में क्यों अपनाया? इसके पीछे क्या तर्क थे, क्या कारण थे? चलिए देखते हैं। यह महसूस किया गया था कि यह स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है तथा यह प्रतीक एक द्विआयामी मूर्तिकला को दर्शाता है। इसमें निर्मित सिंहों के नीचे देवनागरी लिपि में मुंडक उपनिषद से लिया गया है वाक्य सत्यमेव जयते को उत्कीर्ण किया गया है। राजकीय प्रतीक का डिजाइन यह गर्जना करते हुए 4 राष्ट्रीय सिंह और 4 मुख्य दिशाओं और उनकी मुख्य शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये सिंह समग्र रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और न्याय पर जोर देने के प्रतीक है तथा चारों दिशाओं के संरक्षक भी है। इनमें 4 ये पशु शीर्ष में जो चक्रों में घूमते हुए दिखाए गए हैं, जिनमें हाथी राजकुमार सिद्धार्थ ने के अपनी माता के गर्भ से में आने को दर्शाता है। वृषभ राजकुमार सिद्धार्थ की युवावस्था का प्रतिनिधित्व करता है। अश्व के माध्यम से सिद्धार्थ को ज्ञान की तलाश में अपने शाही जीवन को त्यागते हुए दिखाया गया है।
तथा सिंह पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त करने और बुद्ध के रूप में उनके परिवर्तन का चित्रण करता है। धर्म चक्र या अशोक चक्र कानून का एक पहिया है जो धर्म को दर्शाता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। एक दिन में घंटों की संख्या को प्रतिनिधित्व करती है और समय बीतने को दर्शाती हैं। तीलियाँ जीवन में आगे बढ़ने का संकेत देती हैं और इस प्रकार व्यक्ति मन मस्तिष्क की स्थिरता से बच सकता है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसको ही क्यों अपनाया गया और इसके जो इस प्रतीक चिन्ह में है, हर एक की अपनी अलग अलग विशेषता है। भारतीय मुद्रा शास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हाल ही में सिक्कों और बैंक नोटों पर देवी देवताओं के चित्र छापने की चर्चा पर भारत के मुद्रा शास्त्र के इतिहास में लोगों की रुचि को फिर से बढ़ावा दिया गया है। करेंसी नोटों पर बने डिजाइन को कौन बदलता है, पहले तो एक देखते हैं। इसे आरबीआई के द्वारा आरबीआई और केंद्र सरकार के द्वारा यह डिजाइन प्रदान किया जाता है। करेंसी के डिजाइन में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होती है। करेंसी कोड बदलने की प्रक्रिया आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग पर निर्भर करती है। इसको इसका दायित्व सौंपा गया है। आरबीआई को करेंसी नोटों का डिजाइन भेजता है तथा यह विभाग आरबीआई को करेंसी नोटों का डिजाइन भेजता है तथा इसके बाद आरबीआई अनुशंसा के लिए केंद्र सरकार के पास भेजता है और करेंसी नोटों के डिजाइन के लिए अंतिम स्वीकृति केंद्र सरकार प्रदान करती है। सिक्का निर्माण अधिनियम के बारे में। सिक्का निर्माण अधिनियम सिक्के 2011 में आया था, जिसके अनुसार सिक्का बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, जो विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की डिजाइनिंग और ढलाई भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आरबीआई अधिनियम के अनुसार केवल रिजर्व बैंक की सहायता से ही सिक्कों का चलन में रखा जाता है। भारत में मुद्रा शास्त्र के अध्ययन की शुरुआत। मुद्रा शास्त्र सिक्कों, सांकेतिक मुद्राओं तथा अन्य सिक्कों जैसे वस्तु विनिमय साधनों का अध्ययन एवं संग्रह होता है, जिनका लोगों ने संपूर्ण इतिहास में मुद्राओं के रूप में उपयोग किया है। और यह पदावली मुद्रा व भुगतान की अन्य विधियों के अध्ययन को संदर्भित करती है, जिसका इस्तेमाल लोग वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान एवं ऋणों की अदायगी के लिए करते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र का इतिहास 1790 में कुछ रोमन सिक्कों की खोज के साथ प्रारंभ हुआ था तथा इसके अध्ययन एवं शोध के विषय की शुरुआत 1824 में उस समय हुई जब कर्नल टॉड ने ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक जर्नल के कुछ ग्रीक, पार्थियन और भारतीय सिक्कों के बारे में लेख प्रकाशित किए थे। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन 1910 में इलाहाबाद में किया था। इसका उद्देश्य मुद्रा शास्त्र से संबंधित ज्ञान को बढ़ावा देना तथा भारतीय मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को विनियमित करने के लिए समन्वयक निकाय के रूप में कार्य करना था। यह इसका इतिहास रहा है। तथा आधुनिक भारत के सिक्के में आधुनिक भारत का पहला सिक्का 1950 में ढाला गया था तथा 1957 में भारत में दशमलव प्रणाली के सिक्कों को अपनाया गया था तथा कुछ स्मारकीय सिक्कों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, राजीव गांधी, संत ज्ञानेश्वर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि को दर्शाने वाले सिक्के प्राप्त हुए। इतिहास को समझने में मुद्रा शास्त्र का महत्व। इसमें अभिलेखों के माध्यम से ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत, ऐतिहासिक संपर्कों और प्रमुख घटनाओं की पहचान करने में सहायक तथा कलात्मक पुष्टि के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं तथा साम्राज्यों की सीमा और प्रभाव का निर्धारण भी इनके द्वारा किया जा सकता है तथा साम्राज्य की वित्तीय स्थिति और व्यापार के पैटर्न और शासकों की व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। भारत का मुद्रा संबंधी इतिहास। प्राचीन भारत के सिक्के। प्राचीन भारत के सिक्के सबसे पहले किस सिक्कों का उपयोग किया गया, इनकी विशेषताओं में आते हैं। सबसे पहले सिक्के आते हैं आहत सिक्के या पंचमार्च, जिन्हें कहा जाता था, जिसका उपयोग 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी के मध्य तक जारी रहा। आहत सिक्कों को सबसे पहले ढाले गए सिक्कों के रूप में जाना जाता है और इन सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीक के कारण यह नाम दिया गया। इसे मोटे तौर पर 2 अवधियों में बांटा जाता है, जिसमें पहली अवधि जनपदों या छोटे स्थानीय राज्यों का काल होती है और दूसरी मौर्य साम्राज्य का काल है। राजवंश से संबंधित सिक्के में राजवंश से संबंधित सिक्कों में आता है इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी राजवंश। इंडो ग्रीक और हिंद यूनानी राजवंश के सिक्कों की प्रमुख विशेषताएं में हिंद यूनानी वे प्रथम शासक थे जिन्होंने राजाओं के नाम व चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। इन शासकों ने 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन किया था तथा हिंदू ग्रीक के उत्तर में पिछले सिक्के स्वर्ण, रजत, ताम, निकेल के बने होते थे और एटिक भार मानक का अनुसरण किया जाता था। कुषाण के समय के सिक्के। कुषाण काल में सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए। यह आमतौर पर
ग्रीक, मेसोपोटामिया, जोरास्ट्रियन और भारतीय पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया गया है, जिसमें शिव, बुद्ध और कार्तिकेय जैसी भारतीय देवताओं की प्रमुखता से चित्रित किया गया था। सातवाहन के समय के सिक्के तांबे, चांदी और सीसा पोटिन से अलग अलग आकार के सिक्के दिए जाते थे तथा इसे हाथियों, शेर, बैलों, घोड़ों जैसे जीवों को अक्सर प्रकृति के रूपांकन के साथ दर्शाया जाता था। पश्चिमी क्षत्रप के द्वारा निर्मित सिक्के ग्रीक और ब्राह्मी लिपि से मुद्रा लेख लिखे जाते थे, जिन इसमें सिक्कों पर खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है तथा यह सिक्के सबसे पुराने सिक्के हैं जिन पर तिथियां अंकित हैं। अब आते हैं अन्य सिक्के जो मौर्योत्तर और गुप्त काल के समय के थे। यह पंजाब में अलग अलग कबीलाई राज्यों और सिंधु गंगा के मैदान में शासन करने वाले राजवंशों ने सिक्के प्राप्त किए हैं। यह योधेगढ़ राज्य के सिक्के कुषाणों के सिक्कों के डिजाइन और रूपांकर के व्यवहारित करते हैं, जबकि वजन में इंडो बैक्ट्रियन शासकों के सिक्कों के समान थे। गुप्तकालीन सिक्कों में कुषाणों की परंपरा का पालन करते हुए अग्रभाग पर राजा और पृष्ठभाग पर देवता का चित्र अंकित किया गया था। ये देवता भारतीय और ब्राह्मी लिपि में मुद्रा लेख लिखे गए हैं। इनमें राजवंशी उत्तराधिकार के साथ साथ महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक गतिविधियाँ जैसे विवाह, गठबंधन, घोड़े की बलि आदि का प्रमाण देते हैं। गुप्तोत्तरकालीन सिक्के सोने और चांदी के सिक्कों के साथ चांदी, तांबे और मिश्र धातु के सिक्के ढले जाते थे। दक्षिण भारतीय सिक्के में ज़्यादातर इन सिक्कों पर राजकीय प्रतीकों को अंकित किया जाता था, जैसे वराह, वृषभ, व्याघ्र, मत्स्य और धनुष, बाण और शेर आदि को अंकित किया जाता था तथा देवगिरी के यादव शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के अग्रभाग पर 8 पंखुड़ी वाले कमल के साथ पद्मटंग का अंकन किया गया है, जो पृष्ठभाग रिक्त रखा जाता था। अब आते हैं मध्यकालीन भारत के सिक्के। मध्यकालीन भारत के सिक्के में दिल्ली सल्तनत के सिक्के रहे और किसके द्वारा जारी किए गए। दिल्ली सल्तनत के सिक्के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। खिलजी शासकों ने आडंबरपूर्ण उपाधियों वाले सिक्के बहुतायत में जारी किए थे और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एलसानी की उपाधि वाले सिक्के जारी किए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दीनार नामक सोने के सिक्के जारी किए जाते थे। लोधियों के समय में अधिकांश सिक्के तांबे और विलन मतलब जो या सोने या चांदी या तांबे की मिश्र धातु से बनाए जाते थे, इनको निर्माण किया गया था। अब आता है विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में सिक्के ज़्यादातर सोने और तांबे के बनाए जाते थे। जो सोने के अधिकांश सिक्कों के अग्रभाग पर एक पवित्र चित्र और पृष्ठभाग पर राजकीय लेख अंकित है। मुगलों के समय में मुगलकालीन सिक्के काफ़ी हद पर एक अफगानी शासक शेरशाह सूरी की रचना की थी। इसने दिल्ली पर कुछ समय के लिए शासन किया था और शेरशाह ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपया कहा गया, जो आधुनिक रुपये का अग्रदूत है तथा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यह काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहा था। चांदी के सिक्के के रूप में मोहर नामक सोने के सिक्के और दाम नामक तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे तथा मुगलकालीन सिक्कों में मौलिकता और अभिनव कौशल दिखाई देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है जो सोने के सिक्के मोहर और दाम के बारे में। ब्रिटिशकालीन भारतीय सिक्के सोने के सिक्कों को कैरोलिना, चांदी के सिक्कों को एंगिला और तांबे के सिक्कों को कपरून और टिन के सिक्कों को टिनी कहा जाता था, जिसे 1835 में काइनेज एक्ट के लागू होने के बाद एक समान सिक्के जारी किए गए थे। 1835 के नए डिजाइन के सिक्के जारी किए गए तथा अग्रभाग पर प्रिंस विलियम IV का चित्र तथा पृष्ठभाग पर अंग्रेजी और फारसी में सिक्के का मूल्य अंकित था। 1840 के बाद जारी किए गए सिक्कों में महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होने लगा था तथा भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 में टकसालों की स्थापना की गई तथा जारी किए गए सिक्कों और मानकों को भी शासित किया जाने लगा था। यह इनका सिक्कों का इतिहास है, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक और वर्तमान काल तक दिखाया गया है। अब आता है पाणिनी कोड। एक भारतीय स्कॉलर ने पाणिनी के 25 साल पुराने पाणिनी कोड को क्रैक किया है। दूसरे शब्दों में भारतीय स्कॉलर ने 2500 साल पुरानी अष्टाध्यायी में व्याकरण की समस्या को हल किया। पहले नंबर तो पाणिनी और अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ते हैं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे, जिन्होंने ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान और शब्द संरचना का एक व्यापक सिद्धांत दिया था। उन्होंने एक सूचनाविद के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सूचनाओं को डिकोड करने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया था। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रूप में जाना जाता है, जिसे 6वीं से 5वीं शताब्दी के ईस्वी में इसकी रचना की गई थी तथा संस्कृत भाषा के पीछे विज्ञान को समझने के लिए इस ग्रंथ में 4000 सूत्र हैं।
यह एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर करती है जो किसी शब्द के आकार और प्रत्यय को व्याकरणिक रूप से सही शब्दों या वाक्यों में बदलने के लिए एल्गोरिथम की तरह कार्य करती है, जिसकी तुलना एलन एम ट्यूरिंग की ट्यूरिंग मशीन से की जाती है, क्योंकि शब्द बनाने में इसके नियम जटिल हैं। अष्टाध्यायी के बाद के कई सहायक ग्रंथों का संवर्धन किया गया। ये सहायक ग्रंथ है शिव सूत्र, जो ध्वनियों का विशेष क्रम, धातु पाठ, मूल शब्दों की सूची, गण पाठ, संज्ञाओं के अलग अलग समूह और लिंगानुशासन, लिंग निर्धारण प्रणाली आदि है। अब देखते हैं पाणिनि कोड क्या है। पाणिनि कोड समान शक्ति के दो नियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में पाणिनि ने एक मेटा रूल सिखाया था। इस परंपरागत रूप से विद्वानों ने मेटा रूल के अर्थ की व्याख्या की, जो दो नियमों के संघर्ष की स्थिति में व्याकरण के क्रम में बाद में आने वाले नियमों का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से अक्सर गलत परिणाम देती है। नई शोध ने तर्क दिया जाता है कि पाणिनि चाहते थे कि किसी शब्द के बाएं से दाएं पक्ष पर लगने वाले नियम में हमें दाएं ओर लगने वाले नियम को चुनना चाहिए। इस शोध का महत्व, यह शोध संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। साथ ही कंप्यूटर द्वारा भी संस्कृत व्याकरण को पढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिशमन। भारत को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिशमन 2003 की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। समिति के बारे में, यह समिति क्या होती है? इस समिति को 24 सदस्य होते हैं, जो इन सदस्यों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन पद्धति के अनुसार चुना जाता है। भारतवर्ष 2022 से 2026 की अवधि के लिए चुना गया है और भारत का कुल मिलाकर तीसरी बार चयन किया गया है। इसके पहले भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची या समिति में 2021 से 2025 के लिए भी चुना गया था। इस समिति के मुख्य कार्य में पहला आता है अभिशमन के उद्देश्यों को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करना और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की सिफारिशें करना है। यह समिति अमूर्त विरासत की सूची में किसी नई विरासत को शामिल करने के अनुरोधों की भी जांच करती है और इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा अभिशमन 2003 के बारे में, यह क्या है? इसका उद्देश्य परंपराओं और जीवंत अभिव्यक्ति के साथ अमूर्त विरासत की सुरक्षा भी करना होता है। इसके प्राथमिक लक्ष्य में आता है यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना होता है तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए सम्मान सुनिश्चित करना तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करना होता है। इस अभिशमन के बाद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की 5 व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आते हैं एक पहला आता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं, अभिव्यक्तियाँ। दूसरा निष्पादन या प्रदर्शन कलाएं। तीसरा सामाजिक प्रथाएं और अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम। चौथा प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और एवं अभ्यास। और पांचवा पारंपरिक शिल्प कौशल आता है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसका अर्थ होता है कि यह अभ्यास, प्रदर्शन, अभिव्यक्ति, ज्ञान, कौशल और इनसे जुड़े उपकरण, वस्तु, कलाकृतियाँ और उनसे जुड़े सांस्कृतिक क्षेत्र जिन्हें समुदाय, समूह या व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के एक हिस्से के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 14 भारतीय विरासत शामिल हैं। इनमें दुर्गा पूजा 2021, कुंभ मेला 2017 और योग 2016 सबसे बाद में जोड़े गए हैं। और अभी प्रेजेंट में भारत इस समिति के लिए 2022 से 2026 की अवधि के लिए चुना गया है और यह तीसरी बार है। इसको पहले 2 बार भी इसका चयन किया गया है। अब पढ़ते हैं स्वदेश दर्शन योजना के बारे में। स्वदेश दर्शन योजना सुर्खियों में क्यों? पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के रूप में नया स्वरूप प्रदान किया है। यह एक समग्र मिशन के रूप में भारतीय संधारणी और जिम्मेदारी पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के बारे में। स्वदेश दर्शन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य देश में संधारणी और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्यों का विकास करना है। इसके अंतर्गत अलग अलग सर्किट्स की अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा नामित एक कार्यान्वित एजेंसी वर्क करती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में पृष्ठभूमि। स्वदेश दर्शन योजना 2015 में शुरू की गई थी। स्वदेश दर्शन 2.0 यह भी एक
केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा जिसे शुरू किया गया है और स्वदेश दर्शन योजना 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके योजना के अंतर्गत पालन किए जाने वाले सिद्धांत में इसमें प्रमुख सिद्धांत आते हैं। प्रमुख पर्यटन थीम्स के लिए बेंचमार्क या मानक विकसित करना, संधारणी और जिम्मेदारी पर्यटन, गंतव्य या पर्यटक केंद्र के दृष्टिकोण, नीतिगत और संस्थागत सुधार, घरेलू पर्यटन पर फोकस, पर्यटन स्थल का एकीकृत विकास, संधारणीय आधार पर परिचालन और रख रखाव और अन्य केंद्रीय राज्य योजनाओं के साथ शामिल हैं। पर्यटन के लिए थीम्स संस्कृति और विरासत, सांस्कृतिक साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिक पर्यटन आते हैं। और कल्याण पर्यटन, MIC बैठकें, प्रोत्साहन और सम्मेलन प्रदर्शन पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, समुद्र तट पर्यटन, क्रूज या महासागर और अंतर्देशीय सभी इसमें शामिल हैं। राज्य परिप्रेक्ष्य योजनाएं उसी राज्य द्वारा तैयार की जाएंगी जो अलग अलग गंतव्य की पर्यटन क्षमता का विश्लेषण करते हैं। इसके जो प्रमुख कारक हैं। अब आता है डेस्टिनेशन मास्टर प्लान। स्वदेश दर्शन योजना का डेस्टिनेशन मास्टर प्लान यह प्रत्येक चयनित गंतव्य के संबंध में तैयार किया जाएगा, जिसका आधार बेंचमार्किंग और व्याप्त कर्मियों को विश्लेषण करना होता है, जिसमें कठोर हस्तक्षेप और साधारण हस्तक्षेप के रूप में इसको विभाजित किया गया। अब आता है गैर स्वीकार्य परियोजना में। गैर स्वीकार्य परियोजनाओं को इस योजना के तहत वित्त पोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी अन्य योजनाओं को इसके तहत राज्य द्वारा समर्थित किया जा सकता है। अब आता है भौगोलिक संकेतक। हाल ही में सरकार ने देश भर में 9 उत्पादों को GI टैग प्रदान करने का दर्जा प्राप्त किया है। अन्य संबंधित तथ्य में इनके साथ भारत में GI टैग में कुल संख्या 432 हो गई और सबसे अधिक GI टैग प्राप्त राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। सुर्खियों में रहे GI टैग। सबसे पहले तो GI टैग के बारे में। GI टैग यह एक प्रकार का ऐसा संकेतक होता है जो किसी उत्पाद की पहचान, उसकी विशिष्टता, भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ता है। यह विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र या उनके राज्यों या प्रांतों के भीतर किसी स्थानीय इलाके के उत्पादों को GI टैग दिया जा सकता है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी या ट्रिप्स के नियमों को परिभाषित करता है तथा यह भौगोलिक संकेतक 10 वर्ष के लिए पंजीकृत होते हैं तथा इन्हें समय समय पर एक बार में आगे 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाता है। इनका महत्व यह तीसरे पक्ष के गैर मानकीकृत उत्पादों के लिए उक्त संकेतक का इस्तेमाल करने में से रोकने में सक्षम बनाते हैं। इससे संबंधित भारत में इससे संबंधित कानून माल का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 और माल के भौगोलिक संकेतक नियम 2002 है। GI टैग के तंत्र यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार तथा यह इस रजिस्ट्रार भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के कामकाज की निगरानी करता है तथा यह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार चेन्नई में और इसका क्षेत्राधिकार अखिल भारतीय है। हाल ही में जो भौगोलिक संकेतक मिले हुए हैं जिसमें पहला आता है गमूशा। गमूशा यह असम का है, जिसे सफ़ेद रंग का हाथ से बुना हुआ वस्त्र एक आयताकार टुकड़ा होता है और इसके किनारे लाल रंग के होते हैं। अब आता है अलीबाग के सफ़ेद प्याज। यह महाराष्ट्र को इसका GI टैग मिला हुआ है। यह सफ़ेद प्याज की एक पारंपरिक किस्म है जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग तहसील में उगाई जाती है और इसका स्वाद मीठा होता है जो अन्य प्याज से अलग है। अब आता है तंदूर अरहर। यह तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। तेलंगाना में वर्षा आधारित क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 22 से 24% होती है, जो अनाज से लगभग 3 गुना अधिक है। अब आता है लद्दाख रक्त से कार्पो एप्रिकॉट। यह लद्दाख में है। लद्दाख को इसका GI टैग मिला हुआ है। एक खुबानी कुल का रक्त से कार्पे फल विटामिन और सोर्बिटल से समृद्ध तथा निम्न कैलोरी वाला होता है। सोर्बिटल ग्लूकोज को एक प्राकृतिक विकल्प है जिसका सेवन मधुमेह रोगियों के लिए किया जाता है। अट्टापड़ी तुआरा या लाल चना, यह केरल में इसको GI टैग दिया गया है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में अट्टापड़ी जनजातीय क्षेत्र का प्रमुख पारंपरिक फसल है। अब आता है ओनाटू कारा एलू। यह केरल को इसका GI टैग मिला है। यह एक प्राचीन एवं पारंपरिक वार्षिक तिलहन फसल है जो अपेक्षाकृत उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। अब आता है कुंडुगल्लू पोर्टुबेलिरी। इसका GI टैग भी केरल को प्राप्त हुआ है। इसकी खेती पूरी तरह से परिपक्व फसल के लिए की जाती है जिसका उपयोग जूस बनाने के लिए किया जाता है। अब आता है अट्टापड़ी अटुकोम्बो आवरा। यह केरल में को GI टैग मिला है।
इसकी खेती पलक्कड़ जिले के अट्टापड़ी क्षेत्र में की जाती है और अन्य डोलिकोस बीन्स की तुलना में इसे उच्च एंथोसाइनिन सामग्री पाई जाती है और इसके तने एवं फलों को बैगनी रंग प्रदान किए करती है। अब आता है कत्तलूर बट्टावड़ा बेलुथुल्ली, इसमें भी केरल को में जीआई टैग मिला है। इसकी खेती इडुक्की में की जाती है। इसमें उच्च मात्रा में सल्फाइड फ्लेवोनाइड और प्रोटीन मौजूद होता है। यह एलिसिन से भरपूर है जो सूक्ष्म जीवों में होने वाले संक्रमण, ब्लड शुगर, कैंसर तथा कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोगों की रक्त वाहिनियों में क्षति आदि के खिलाफ प्रभावी होता है। अब आता है सुर्खियों में रहे जीआई टैग बनारसी पश्मीना। बनारसी पश्मीना खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी में बनारसी पश्मीना लॉन्च किया है। यह पहली बार जब पश्मीना उत्पादों के उत्पादन लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बाहर किया जा रहा था तब किया गया। चांगथांगी और पश्मीना बकरियों को अत्यधिक महीन कश्मीरी ऊन के लिए पाला जाता है और इसे एक बार चुने जाने के बाद पश्मीना के नाम से जाना जाता है। अब आता है मिथिला मखाना। हाल ही में बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसमें किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त होता है। मिथिला मखाना को बिहार मखाना के नाम से भी जाना जाता है। जहले मखाने की एक किस्म है। अब आता है पुरंदर अंजीर। पुरंदर अंजीर पुणे जिले के पुरंदर तालुका में पहली बार ताजे अंजीर का निर्यात किया गया। पुरंदर की शुष्क दोमट मृदा अंजीर की खेती के लिए आदर्श होती है तथा पुरंदर में पर्याप्त धूप तथा हवा और मृदा के मध्यम नमी के साथ सूक्ष्म और अर्ध शुष्क स्थितियाँ होती हैं जो इसे अंजीर की खेती के लिए आदर्श बनाती हैं। अब आता है काला नमक चावल। काला नमक चावल को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने काला नमक चावल की 2 बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इसका नाम है पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूषा नरेंद्र काला नमक 1652। एक इसमें लॉजिंग की समस्या का समाधान करती है। लॉजिंग खेत में अत्यधिक जलभराव तथा तेज हवा के कारण तने में टूटने की फसल का झुक जाना या गिर जाना होता है। काला नमक चावल या इसे बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह काला नमक एक सुगंधित और असामान्य काले भूरे रंग से बेहतरीन छोटे दानों वाले चावलों में से एक है। इसे 2013 में भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्राप्त हुआ था। निकोबारी होदी। निकोबारी होदी पहली बार अपने किसी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त करने का आवेदन किया है। यह निकोबारी होदी शिल्प के लिए किया जाता है। निकोबारी होदी निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प है। निहोन्सू जापानी दूतावास में एक मादक पेय निहोन्सू के लिए जीआई टैग प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। यह चावल के किण्वन द्वारा निर्मित एक मादक पेय पदार्थ होता है। अब आता है त्योहारों के बारे में। त्योहारों में बाली यात्रा। बाली यात्रा के बारे में यह हर साल आयोजित होती है तथा यह प्राचीन कलिंग और बाली तथा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों के बीच समुद्री और सांस्कृतिक संपर्कों का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। सुर्खियों में क्यों? G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने बाली यात्रा का उल्लेख किया। यह भारत के सबसे बड़े मुक्ताकाश मेलों में से एक है। दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में जावा, सुमात्रा, बोर्निया, बर्मा, सीलोन, श्रीलंका के साथ प्राचीन कलिंग से संबंधित रहे तथा यह यात्रा महानदी के तट पर मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा से होती है। यह उत्सव कपन के टुकड़ त्योहार के समान है। न्यू ईयर मैप ऑफ इंडिया। न्यू ईयर मैप ऑफ इंडिया ये देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा न्यू ईयर मनाया जाता है। भारत के जो नववर्ष मानचित्र हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या मनाया जाता है और किस ऋतु में कौन से महीने में इनका मनाया जाता है। जिसमें देखो जम्मू कश्मीर में नवरेह मनाया जाता है और बैसाखी उत्तर भारतीय राज्य मुख्य रूप से पंजाब में, लोशोंगपू सिक्किम में मनाया जाता है, बोहांग बिहू असम में, मणिपुर में सजिबू चेईरोबा, पहला बैसाख बंगाल में, बेस्तु बरस गुजरात में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र एवं गोवा में, उगाड़ी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, विशु केरल में, पुत्ताड़ू तमिलनाडु में, विषव संक्रांति उड़ीसा में और पहला बैसाख बंगाल में। ये यहाँ के प्रमुख नववर्ष हैं जो मार्च अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मनाए जाते हैं।
अन्य त्योहारों में सुर्खियों में रहे त्यौहार जिसमें लोसार उत्सव, अबुबाची मेला, नागालैंड हार्नबिल इन सबको दिखाया गया। अब एक एक करके सभी को देखते हैं। जिसमें आता है हार्नबिल महोत्सव। यह महोत्सव में आयोजित किए जाने वाला एक महोत्सव है। हार्नबिल महोत्सव के बारे में यह 2000 में आयोजित किया गया था। इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है तथा यह नागालैंड के देशज योद्धा जनजातियों के सबसे बड़े समारोह में से एक है। इसका उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना एवं उनकी रक्षा करना होता है। अब आता है समक्का सरलम्मा यात्रा। यह मेदारम यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह एक जनजातीय त्यौहार है। इसका आयोजन तेलंगाना में प्रत्येक 2 वर्षों के लिए किया जाता है तथा यह कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े समुदाय कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कोया एक योद्धा जनजाति है। अबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में 4 दिवसीय अबुबाची मेला का शुभारंभ हो गया है। इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यह देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह मेला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उत्सव में लोकप्रिय है। अब आता है लोसार उत्सव। लोसार उत्सव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभकामनाएं दी, देशवासियों को शुभकामनाएं दी तथा लोसार उत्सव लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक शेड्यूल से तिब्बती नववर्ष की शुरुआत के अवसर पर मनाया जाता है। अब आता है नुआखाई जोहार। नुआखाई जोहार पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। यह चावल के नए सीजन की शुरुआत के लिए एक त्यौहार है जो नुआखाई पर्व या नुआखाई भेड़घाट की भी कहा जाता है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इनके पड़ोसी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। अब आता है संगई महोत्सव। संगई महोत्सव प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए संगई महोत्सव को संबोधित किया। संगई महोत्सव इस महोत्सव का नाम राजकीय पशु संगई के नाम पर रखा गया जो केवल मणिपुर में पाया जाने वाला ब्रो एंटलर डांसिंग डियर है जहाँ पर केवलू लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है। इस महोत्सव के दौरान स्थानीय लोग स्थानीय खेलों को अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं जैसे मणिपुर के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट और थांगटा और संगोल कांगजेई पोलो का एक स्वदेशी रूप आदि। अब आता है नवरोज या पारसी नववर्ष। जरथुस्त्र पंचांग के प्रथम माह अर्थात फरवरी के पहले दिन में नवरोज नए के लिए नव और दिवस के लिए रोज के रूप में मनाया जाता है। इसे पटेटी के रूप में जाना जाता है। या ईरानी पंचांग के अनुसार इसे प्रत्येक वर्ष बसंत ऋतु के विषाव के दिन मनाया जाता है। यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। अब आता है काशी तमिल संगमम। इसे हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की 1 माह तक चलने वाली काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की। यह आयोजन वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान के संबंध और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की पुनः खोज करेगा। इसका उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच गहरे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करना है और इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और बनारस हिंदू विद्यालय इसके आयोजन के लिए एक ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करेंगे। अब आता है पुरस्कार एवं अवार्ड के बारे में। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मान है। इसे निष्पादन कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों, शिक्षकों और विद्वानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी देश में निष्पादन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करता है और इसे 1953 में स्थापित किया गया था, जो संगीत, नृत्य, नाटक के रूप में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की समृद्ध अमूर्त विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन पर लक्षित है। ललित कला अकादमी जिसे श्रद्ध दृश्य कला के क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1954 में हुई थी। अब आता है नोबल शांति पुरस्कार 2022। नॉर्वेजियन नोबल समिति वर्ष 2022 में नोबल शांति पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को प्रदान करेगी। इसमें पुरस्कार में विजेताओं में बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता LS बियालोत्सी, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल तथा यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज शामिल हैं। और नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई एक समिति प्रदान करती है। अब आता है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। फ्रांसीसी लेखक एनी एनॉट्स ने उनकी एक रचना 2022 में साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया। उनकी रचना स्मृति, परिवार और समाज के अस्पष्ट पक्षों को प्रकाश डालती है। अब आता है
UNSCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022। इसे जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को UNSCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार सीरियाई संकट के दौरान शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए दिया गया है। अब आता है यूनेस्को फेलिक्स होफोएट-बोगरी शांति पुरस्कार। यह जर्मन की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को फेलिक्स होफोएट-बोगरी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यूनेस्को मदनजीत हुसैन पुरस्कार। यह पुरस्कार कैमरून के फ्रांका माएल सुलेमयोंग को प्रदान किया गया है। पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इसे 2021 में वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन प्रथम को दिया गया है। प्रथम को यह पुरस्कार विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने के लिए दिया गया था। अब आता है गांधी मंडेला पुरस्कार। इसे 2022 में 14वें दलाई लामा को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में गांधी मंडेला फाउंडेशन ने स्थापित किया तथा यह पुरस्कार महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के मूल्यों एवं आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। और इस फाउंडेशन ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की थी। अब आता है थॉमस कप। थॉमस कप भारत में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर अपना पहला थॉमस कप जीत लिया है। थॉमस कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और इसमें प्रतिस्पर्धा करने वाली 16 टीमें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब आता है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। यह मैक्स वेरस्टेपेन और एलन थॉम्पसन हेरा को क्रमशः लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 2000 में हुई थी। अब आते सुर्खियों में रही जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में गौड़, बिहार में सहरिया संथाल, झारखंड में बिछिया संथाल, हिमाचल प्रदेश में हट्टी, राजस्थान की सहरिया, मध्य प्रदेश में सहरिया कोरकू गोंड, महाराष्ट्र में कोरकू गोंड, तेलंगाना में गुट्टी कोया और तमिलनाडु में नारी कोरवन कुरुविक्रन सहरिया, आंध्र प्रदेश में शहरिया गुट्टी कोया कुंड, छत्तीसगढ़ में बिछिया गुंडी कोया गोंड और उड़ीसा में बिछिया सहरिया संथाल गुट्टी कोया गोंड और पश्चिम बंगाल में सहरिया संथाल, असम में सहरिया संथाल है। अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में संशोधन अधिनियम विधेयक 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है तथा इसमें 4 जनजातियों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल किया गया। अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नई जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश में ट्रांसकरी क्षेत्र में हट्टी जनजाति, तमिलनाडु के पर्वतीय इलाकों में रहने वाली नारी कोरावन और कुरुविक्रन जनजाति और छत्तीसगढ़ की बिछिया समुदाय। हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय होता है। नारी कोरावन और कुरुविक्रन घुमंतु आदिवासी समुदाय हैं तथा बिछिया उड़ीसा झारखंड में पाए जाने वाले निर्जातीय समुदाय हैं। सहरिया जनजाति खाद्य पदार्थों की महंगाई से सहरिया जनजाति को अत्यधिक सुविधा बना दिया गया है। सहरिया सेहरिया या सहरिया मध्य प्रदेश राज्य के निर्जातीय समूह है जो मुंडा भाषा बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। अब आता है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध रहा है। संथाल जनजाति यह देश की तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है जो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य में निवास करती है। अब आता है गुट्टी कोया आदिवासी। गुट्टी कोया आदिवासियों के एक समूह ने एक वन रेंज अधिकारी की हत्या कर दी। गुट्टी कोया आदिवासी एक भारतीय आदिवासी समूह होता है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। अब आती है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति झरोखा में कोरकू आदिवासी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। झरोखा भारतीय हस्तकला, हथकरघा कला और संस्कृति का संग्रह होता है जो मध्य भारत की एक जनजाति है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में निवास करती है। अब आती है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय ने अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की सूची में स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है। गोंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सबसे बड़े जनजातीय समूह है और यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में निवास करती है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में
चापेकर बंधुओं का मामला। 22 जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड की और उनकी सैन्य सुरक्षा के तैनात लेफ्टिनेंट राइट्स की हत्या कर दी गई थी तथा दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर को चापेकर बंधुओं के नाम से जाना जाता है। यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में W.C. रैंड की हत्या के शामिल में भारतीय क्रांतिकारी थे। अब आता है केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड। हाल ही में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। इसके कार्य में पुरातत्व से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, पुरातत्व अनुसंधान और संचालन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय एवं पुरातत्व अध्ययन करने वाले अन्य संस्थानों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच घनिष्ठ संपर्क को बढ़ावा देना, भविष्य के पुराविदों को प्रशिक्षण देना और ASI गतिविधियों के साथ राज्य सरकारों को व्यापक सहयोग देना हो। और संस्कृति मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसकी बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार होती है। अब आते हैं धरोहर उपनियम। धरोहर उपनियम MMA कोविड अवधि के दौरान 101 धरोहर उपनियम बनाए गए। इनमें केंद्र सरकार द्वारा संरक्षण, पुरातत्व और अवशेष अधिनियम 2010 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों के लिए स्वयं के HBL होना अधिकार है। HBL धरोहर उपनियम हेरिटेज बाय लॉ स्मारकों के आसपास संपत्ति और व्यक्तिगत समृद्धि को विनियमित करने में मदद करेगा। प्रोजेक्ट वाणी गूगल इंडिया ने इस पहल को भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर काम किया है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत के 773 जिलों में वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के नमूने एकत्र करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग मॉडल का विकास करना होता है। मुंबई समाचार। प्रधानमंत्री ने मुंबई समाचार के 2 शताब्दी महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर डाक टिकट भी जारी किया। मुंबई समाचार के बारे में, यह एक गुजराती अखबार है। इसका कार्यालय मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में स्थित है। इसे पहली बार 1822 में प्रकाशित किया गया था। अब आता है हुंडी आंध्र प्रदेश में तिरुपति के स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में चालू वित्त वर्ष में हुंडियाँ 1000 करोड़ की संख्या को पार कर चुकी है। हुंडी एक तरह का ड्रॉप बॉक्स होता है जहाँ उपासक देवी देवताओं के लिए भौतिक भेंट के प्रतीक के रूप में धन देते हैं। अब आता है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ का 90वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हरिजन सेवक संघ को अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के रूप में जाना जाता है तथा इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में अस्पृश्यता उन्मूलन के समय की थी। अब आता है मेइती या मेतई माइक लिपि। यह मणिपुर के समाचार पत्रों में बंगाली लिपि का उपयोग किए जाने के बजाय मैतई माई की लिपि का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। साहित्यिक अकादमी के अनुसार मैतई या माई की लिपि 6वीं शताब्दी से प्रचलित थी। इस लिपि का इस्तेमाल 18वीं शताब्दी तक किया गया तथा यह 18वीं शताब्दी में मणिपुर पर शासन करने वाले निहंते पमहेइपा के आदेश पर मैतई लिपि में लिखी सभी पुस्तकों को सामूहिक रूप से जला दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप यह लिपि लगभग विलुप्त हो गई थी। यहाँ पर हमारा कला एवं संस्कृति का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये पूरा सीरीज ही कंप्लीट होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।